उत्तरायण जो है ना सूर्य के नक्षत्र है। जैसे उत्तरा जो है सूर्य का आया, तो उनमें थोड़ी उग्रता है। जैसे उत्तरा फाल्गुनी सूर्य का है ना, तो उत्तरा वालों में उग्रता रहती है, जोश रहता है, जुनून रहता है, गर्मी है ना। तो वो इसलिए उनको उसमें लिया गया। तो ग्रह उस नक्षत्र की स्वयं की कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार तय है। मैंने वार तो एक लिख दिया ताकि आप थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर पाओ, वो तो एक अलग एक चीज समझाने के लिए। यहाँ वार का उससे कोई संबंध नहीं है, वो तो मैंने एक लिख दिया। हेलो, ठीक है बिल्कुल। हाँ, वो उसका उससे कोई संबंध नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए कि भाई ये जो रविवार है वो ध्रुववार है, ऐसे ही ध्रुव नक्षत्र भी होते हैं, बाकी उसका उससे कोई संबंध नहीं है। उससे योग जो बनेंगे ना आगे, जैसे सर्वार सिद्धि योग है, त्रिपुष्कर योग है, द्विपुष्कर योग है ना, अमृत योग है, विष योग है, उन उस समय एक अलग गणना होगी। लेकिन यहाँ तो मैं सिर्फ समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, है ना। राइट सर, राइट। हाँ, शुक्रवार को मृदुवार कहा जाता है, मीठा वार। ये सिर्फ एक मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, इसका मैं जो नक्षत्र लिख रहा हूँ उससे कोई मतलब नहीं। वो मतलब है कब, जब योग बनाएंगे, यानी कि शुक्रवार हो और ये नक्षत्र हो तो और बढ़िया हो गया। अब उससे कौन कौन से योग बनेंगे वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो मृदु नक्षत्र किस किस को कहा गया है? मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। मृदु नक्षत्र, इन नक्षत्र के व्यक्ति हमेशा आपको ना व्यवहार कुशल मिलेंगे, हमेशा मीठी वाणी के होंगे, व्यवहार कुशल होंगे। जबकि इन दोनों का स्वामी मंगल है, फिर भी इनको एक विशेष ब्लेसिंग है कि इनमें मंगल होने के बाद भी बहुत मृदुभाषी रहते हैं लोग, मृदु व्यवहार रहता है, इजी रहते हैं, काम रहते हैं, यानी एक विशिष्ट उनको शक्ति मिली है। तो ये अब क्योंकि ये देखिए आप, ये देव नक्षत्र है, चित्रा जो है देव नक्षत्र है, अनुराधा भी देव नक्षत्र है, रेवती है वो भी देव नक्षत्र है। तो ये इन पे वो विशेष कृपा रहती है प्रभु की, तो इसलिए इनको मृदु नक्षत्र की बात कही गई है। और इनकी कैरेक्टरिस्टिक आगे बात करेंगे। शनिवार एक तीक्ष्ण वार है भाई, जब भी अपन बात करेंगे तो शनि क्या है? तीक्ष्ण वार है। लेकिन इसका इससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन मैं तो आप याद कर लो इसलिए ये समझा रहा हूँ। तो इसमें कौन कौन से? अब तीक्ष्ण नक्षत्र आर्द्रा पहला, अश्लेषा, अभी खराब नक्षत्र है ना, सबसे गणांत भी आते हैं, सबसे ज्यादा ज्येष्ठा, और चौथा मूल। ये जो है ये तीक्ष्ण नक्षत्र है, ये तीक्ष्ण नक्षत्र है, इनको आप लिख लो। तो जैसे ही कोई वार ध्यान आए तो आपको ये भी ध्यान आ जाए यार ये तीक्ष्ण नक्षत्र कौन से होते हैं, तो आप खट से ध्यान आ जाएगी। हाँ, अब किसी का शनिवार भी हो और ये वाला नक्षत्र आ जाए तो और थोड़ा खराब हो गया मामला। किसी का शुक्रवार हो और ये नक्षत्र हो, तो आप जब कुंडली देखोगे तो आप कहोगे यार शुक्रवार का जन्म है और इसका चंद्रमा अनुराधा में, बहुत प्यारा लवली होगा यार, लवेबल होगा, बहुत मृदुभाषी होगा, चलते हैं यार इसके पास चाय पीते हैं। किसी का आप में से शादी नहीं हुई, उसने देखा यार मेरा नक्षत्र रेवती में है, तो वो कोई अनुराधा वाली लड़की मिल जाए तो उसको उससे बात करनी चाहिए, है। कुंडली जब अष्टपुट मिलान करेंगे तो उसमें ये चीज भी अपन एक पॉइंट डालेंगे आगे, जो मैंने किया है और मैंने देखा भी। आप देखना, आपको बहुत मजा आएगा, इन चीजों को भी करोगे आप, ठीक है। तो ये सारे नक्षत्र इस तरह से भी इनका नामांकन होता है। जैसे बोलते हैं ना अपन, भाई मृदु नक्षत्र कौन सा है, तीक्ष्ण नक्षत्र कौन सा है, उग्र कौन सा है, ध्रुव कौन सा है। अब याद करने में आपको दिक्कत आएगी? हेलो, इससे बढ़िया याद ही जाएगा। हाँ, तो आप जितना रिपीट करोगे उतना ज्यादा आपको याद होगा। अब हम जब नक्षत्रों की बात करते हैं तो नक्षत्र यहाँ पे आप उनके नाम से समझ रहे होंगे
कि उग्र नक्षत्र की प्रवृत्ति क्या होगी, वो जोश वाला होगा, जुनूनी होगा, है ना, क्रोधी प्रवृत्ति का होगा, तेजी वाला होगा, साहस वीरता खूब रहेगी। मृदु है तो मृदु जैसा होगा, तीक्ष्ण है तो वो कड़वी बात करेगा, कटाक्ष करता होगा, है ना, इजीली अपीज नहीं होगा, है ना, आप आराम से। ऐसे ही नक्षत्रों की एक और कैटेगरी है, उसमें देखते हैं अधोमुखी। अधोमुखी यानी अब हमारे कार्य जो है ना उसके आधार पर बनाया हुआ है। अधोमुखी, उधरमुखी और त्रियकमुखी। अधोमुखी यानी जो नीचे देखते हैं, जिनकी दृष्टि नीचे की तरफ है। उधरमुखी जो ऊपर देखते हैं, और त्रियकमुखी जो जमीन के समांतर देखते हैं, समानांतर, समानांतर और अगल बगल में, मतलब पृथ्वी के समानांतर चारों तरफ, आप समझ गए ना, पैरेलल टू द अर्थ, चारों तरफ, ये नीचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ, ये पृथ्वी के चारों तरफ पैरेलल। समझ रहे हो आप मेरी बात को? क्लियर? तो ये अधोमुखी। अब अधोमुखी नक्षत्र जो है, ऐसे कार्य जो जमीन और जमीन के अंदर किए जा रहे हैं, जैसे खेत जोतना है, बीज बाना है, कुआं खोदना है, खान खदानें खोदना है, खदानों में से कुछ चीजें निकालना है, कुएं से पानी निकालना है, तहखाने खोदना है, तहखानों से चीज निकालना है, नालियां बनाना है, नालियों की सफाई करना है ना, बोरवेल करना है, मट्टी में गाड़ कर धन को छुपाना है, समझ रहे हो ना? इस तरह के समस्त कार्य वो अधोमुखी, अधोमुखी नक्षत्र। उधरमुखी जो कार्य ऊपर की तरफ होते हैं, जैसे बरसात है, जैसे वायुयान है, पायलटिंग का कार्य है, वायुयान है, कोई चीज पतंग उड़ाना है या कोई चीजों को उड़ाना है ना, वो जो ऊपर जो चीजें हो रही हैं उनसे संबंधित है, या फलों को तोड़ना है, पेड़ पौधों के फल होते हैं ना, उनको तोड़ना है, ऐसी कार्य जो ऊपर की तरफ होते हैं। छत का निर्माण करना है, छत का निर्माण करना है, तो जो भी उस तरह के कार्य हैं वो उधरमुखी। और त्रियकमुखी जो जमीन के पैरेलल होते हैं, जैसे रोड बनाना है, प्लांटेशन करना है, भवन का कार्य करना है, या जो भी कार्य जमीन के पैरेलल होते हैं, जो भी जितने भी कार्य हैं, आप आराम से समझ, जो भी हम दैनिक के कार्य करते हैं वो सब भी त्रियकमुखी में, उनमें ज्यादा, तो स्पेशली उनमें जो कोई विशेष कार्य जैसे हवन करना है, यज्ञ करना है, वो सब, तो वो त्रियकमुखी में। तो ये इस तरह के होते हैं। अब इसमें विभिन्न किताबों में थोड़े से अंतर है, विभिन्न किताबों में अंतर है। कहीं आप ये सोचो कि साहब उन्होंने मेरे को गलत पढ़ा दिया, जो मैं मानता हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। जो उधरमुखी जो मैं मानता हूं, जो मैं जिसको फॉलो करता हूं, इसमें कई जगह अंतर मिलेगा आपको। चौथा, छठा, आठवां, चौथा, छठा, आठवां नक्षत्र, और 21 से 21, 22, 23, 24 और 26वां नक्षत्र, मैं इसको उधरमुखी काउंट करता हूं। 4, 6, 8, 21, 22, 23, 24 और 26वां, इनके नामांकन आप कर लेना। चौथा रोहिणी है, छठा आद्रा है, ये पुष्य है ना, इस तरह से आप नामांकन आप कर लें, नंबर लिख लो 4, 6, 8, 21, 22, 23, 24 और 26। मैं इसको मानता हूं, कई जगह इनमें विरोधाभास है, वो आप देख लेना, है ना, और आप और रिसर्च करोगे और अच्छा लगेगा। त्रियकमुखी, उस पर अपन और चर्चा करेंगे, है ना। मैं इसमें 1, 5, 7, 12, 15, 17 और 18 को मानता हूं। 1, 5, 7, 12, 15, 17 और 18 को त्रियकमुखी काउंट करके मैं इस पे कार्य करता हूं। मैंने अभी तक इन्हीं पे काम किया है। शेष जो है वो सब अधोमुखी है, वो सब अधोमुखी है, ठीक है ना। आप इस पे और रिसर्च करें और ज्ञान अर्जन करें, है ना।
मेरे को अगर सुधार करना होगा तो मैं भी करूंगा, पर मैं अभी तक ये मानता हूँ और इन्हीं को फॉलो करता हूँ। ठीक है, इसमें किसी को कोई जानकारी हो तो बता सकता है अभी मेरे को, या कोई चीज समझ में नहीं आई हो। हेलो हेलो हेलो, आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। किसी को कोई जानकारी? उत्तम जी आपको? पंकज जी खूब डालते हैं इसके बारे में। पंकज जी आपको कोई जानकारी और बताना चाहेंगे इस बारे में? चलो आप जी सब सर, लोग मेहनत जिस करना है तरह ना। से आप बता रहे हो ना, तो अब हाँ सोच रही हूँ इस तरह से अब लगे हैं सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ना, ये आप पहले लिखिए, से इन नहीं पे सोचा नहीं आप था बड़ा मैंने। हाँ विवेचन करना है जी ना। सर। सोच रहा था कि मैं ऐसे ऐसे बोलता जाऊंगा तो वो तो वही बात हो गई, किताब पढ़ने जैसी बात हो गई, क्या मतलब रहा फिर। अब देखिए तत्व, अब तत्व हम जानते हैं कि अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, ये पांचों तत्व जो है वो नक्षत्रों में भी है। ठीक है ना। अब उनका सीक्वेंस क्या दिया है? सबसे पहले दिया पृथ्वी। कोई बता सकता है सबसे पहले पृथ्वी क्यों लिया है? हेलो सर जननी वही है सर, जननी वही है। हैं? हेलो तो कनाडा में हो जाओ, आपको वैसे बंद कर गया। हेलो सर हेलो जननी वही है। हेलो, चलो मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। देखो पृथ्वी, कोई भी चीज को सीडिंग करनी हो, किसी भी चीज को आप बोओगे तो सबसे पहले पृथ्वी की जरूरत पड़ती है। तो शुरू के 5 नक्षत्र 1 से लेके 5 तक जो है वो पृथ्वी तत्व है। कौन से तत्व है? पृथ्वी तत्व। अब पृथ्वी में आपने बीज बो दिया, उसके बाद क्या चाहिए उनको? जल। जल चाहिए ना, तो उसके बाद जल 5 से लेके 11वें तक जल। जल के बाद क्या चाहिए? अग्नि, यानी 11 से लेके और 11 और 5 16 17, 11 नहीं 11 और 5 16 16 तक, 16 तक ये क्या हो गया? अग्नि। फिर अग्नि के बाद क्या चाहिए? वायु, आगे ऊपर बढ़ने के लिए। तो 16 और 5 21, ये 17 तक है। 17 और 5 22, 23 तक श्रवण तक, 22 श्रवण और 22 तक वायु। और उसके बाद चाहिए आकाश, 23 से लेके 27 तक। एक से 6 8 1 से 6 सॉरी, ये 1 से 6 है, ये 7 और 6 12, 7 और 6 13 तो 12 तक, ये 13 से 18 अग्नि, अग्नि 7 7 7 13 से 18, 13 से 11 ही है, ये 12 से 17, 12 17 अनुराधा हुआ, अनुराधा अग्नि में जाता है। 17 से 23 श्रवण और 27 तक, 24 से 27 धनिष्ठा, धनिष्ठा वायु में जाएगा। ये
आद्रा तक जो है वो पृथ्वी, इसमें कहीं गलती कर रहा हूं मैं, 1 मिनट मेरे को थोड़ा सोचना पड़ेगा। आद्रा जल में जाता है, सॉरी, आद्रा जो है ना जल में जाता है। आद्रा यानी अपने आप में जल है। 6 से 11, 12 से 17, 11वां नंबर का हुआ पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी इसमें गया, फाल्गुनी में उत्तरा अग्नि, अग्नि से अनुराधा, अनुराधा से ये भी ठीक है, ये ठीक है, दिस इज राइट। ये श्रवण तक है, वायु श्रवण तक, ये सही है। 17 वाला रिपीट होगा। हाँ 17, तो इसको 18 कर दो। 17 अनुराधा है ना, अनुराधा जो है वो वायु में जाता है, शनि का है ना, तो 12 से 16 करो। जो अनुराधा है ना, जो वायु है, शनि का है ना, तो वायु है, शनि जो है ना वायु तत्व है, तो उसका ये नक्षत्र अनुराधा भी वायु में आता है, इसलिए वो अफेक्शन का कारक है। ये फाइनल है, ये है। तो पृथ्वी तत्व 1 से 5 तक जितने भी जो है वो पृथ्वी तत्व हैं, 6 से 11 तक जो है वो जल तत्व हैं, 12 से 16 अग्नि तत्व हैं, 17 से 22 वायु तत्व हैं, और आकाश तत्व हैं 23 से 27। तो जैसे नक्षत्र में तत्व की जब बात आएगी तो इस तरह से अपन लेंगे। इसमें क्या है जी कि 1 से 5, तो छठा जो नक्षत्र आद्रा है ना, वो जल, आद्रा यानी जल, तो 6 से 11वां पूर्व फागुनी तक। उत्तरा जो है वो अग्नि है, उत्तरा फागुनी, उससे लेकर विशाखा, विशाखा के स्वामी जो है ना इंद्रांगनी है, और अनुराधा जो शनि का नक्षत्र वायु तत्व है, तो 17 से 22 श्रवण तक, और 23 से 27 ये आकाश तत्व है ना, धनिष्ठा से लेके और रेवती तक। ये इस तरह से ये तत्व दिए हुए हैं, है ना। इसको आप लिख लो, आप जब भी विवेचन करोगे तो आपको ये काम आएगा, राइट। अब इसके बाद सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी, 3 तरह के नक्षत्र मैंने बताया आपको, बताया ना। तो भाई सतोगुणी होते हैं तो बुध और गुरु और बुध, गुरु और बुध के जो नक्षत्र हैं वो सतोगुणी है। जो विश्वंतरीनाथ कौन है, बुध और गुरु, जो विश्वंतरीनाथ बुध और गुरु है वह सतोगुणी है। सूर्य, चंद्र, शुक्र, केतु, केतु के बाद आएंगे शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र, चंद्र के बाद मंगल, राहु और शनि। ये है तमोगुणी, और ये जो है ये है रजोगुणी, ठीक है। अब इसमें दो नक्षत्र स्पेशल हैं जिनको आप लिख लो। अश्विनी आता तो तमोगुणी में है, लेकिन इसको अधिकांश जगह सतोगुणी माना गया है। और उत्तराषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा आता तो रजोगुणी में है, सूर्य का है, लेकिन इसको तमोगुणी में कई जगह माना गया है। ये थोड़ा सा कहीं कहीं, अश्विनी तो आपको मिल ही जाएगा, अश्विनी को तो सतोगुणी माना ही है अधिकांश जगह, है ना। लेकिन उत्तराषाढ़ा के संबंध में भी आपको कभी है ना तमोगुणी पढ़ने को मिल जाएगा, इसको तमोगुणी कहा गया है। तो थोड़ा सा आप डिबेट मत होना, इस चीज को ध्यान रखना, पर बेसिकली आप इन चीजों को ध्यान रखें। कोई दिक्कत आएगी आपको? भाई विश्वंतरीनाथ जिनका गुरु और बुध है वो सतोगुणी, विश्वंतरीनाथ जिनके सूर्य चंद्र शुक्र है वो रजोगुणी, और बाकी सब तमोगुणी। अश्विनी और उत्तराषाढ़ा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और बढ़ा लें, अश्विनी को सतोगुणी माने, तो कात्यायनी ने इनको बाद में विवाह में भी शामिल कर लिया।
राइट। और उत्तराषाढ़ा को तमोगुणी और वैसे होते हैं रजोगुणी, पर रजोगुणी माने कहीं कहीं तमोगुणी माना गया है। राइट, क्लियर? किसी का कोई डाउट? कोई दिक्कत आएगी इसको समझने में? हेलो, नहीं सर। क्लियर? अच्छा चलो, तत्व हो गया, गुण हो गया, और अब मैं ले लेता हूं पाया। ले लूं पाया भी अभी या अगली क्लास में ले? चलो पाया भी ले लेते हैं। पाया है ना, जो हम पाया गिनते हैं ना कि भाई ये चांदी का पाया है, कि सोने का पाया है, कि तांबे का है, या इसमें भी 2-3 कैलकुलेशन चलती है। आप जो पंचांग देखोगे उसमें ही दिया हुआ रहता है, 2-3 तरह से कैलकुलेट किया हुआ रहता है, इसमें डिविएट मत होना ज्यादा। तो मृगशिरा, मृगशिरा के बाद आता है आद्रा, आद्रा से लेके स्वाति तक ये चांदी का पाया है। इसमें देखिए अंतर है, आप जब पंचांग पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, है ना। पर उसे जो मैं ले रहा हूँ वो एक, मैं जो विधि अपनाता हूँ वो ले रहा हूँ। और स्वाति के बाद आ गया कौन सा? स्वाति, स्वाति के बाद विशाखा, विशाखा से लेके और सतविशा तक ये तांबे का पाया है। कई जगह पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद जो अपना सॉफ्टवेयर है वो इसको लोहे का पाया बताता है, वह इसको लोहे का पाया बताता है, बाकी को वह तांबे का पाया बताता है। रेवती, रेवती से लेके मृगशिरा तक वो है, इसको बताता है, मृगशिरा तक वो सोने का पाया बताता है। किताबों में इससे थोड़ा सा अलग, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, यहां से उन्होंने पूर्वा भाद्रपद से और कृतिका तक सोने का पाया बताया है, स्वर्ण पाया, और रोहिणी नहीं, बढ़नी तक, बढ़नी तक, बढ़नी तक स्वर्ण पाया बताया है, और कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा, इसको लोहे का पाया बताया। इसको सिर्फ आप मन मस्तिष्क में बिठा लो, एक ही विधि को। ये सिर्फ इसलिए पाए इसलिए बनाए गए थे कि जैसे ही कोई व्यक्ति बोले मैं सोने के पाया हुआ हूं, तो व्यक्ति को समझ में आ जाए कि यार ये इन नक्षत्रों में पैदा हुआ होगा, ये है ना। पर इनसे शुभत्व और पापत्व का भी निर्धारण किया जाता है। सर्वोत्तम जैसे चांदी का पाया माना जाता है, फिर तांबे का, फिर सोने का, फिर लोहे का, वह भी एक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आप देखोगे ना नक्षत्रों की प्रवृत्ति भी उनमें उस तरह से जाती है। तो ये पाया भी आपको याद करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों विधि याद हो तो ज्यादा अच्छा है। क्या याद कर लेंगे? हेलो, अब इसमें कोई साइंस नहीं है, एक सीक्वेंस है, अब इसमें मैं बस लिख ही सकता हूँ और कुछ बताने जैसा है नहीं। सबसे बढ़िया चांदी का होता है, दूसरे नंबर पे तांबे का होता है, तीसरे नंबर पे सोने का होता है, चौथे नंबर पे लोहे का होता है। चांदी वाले को हर चीज इजीली मिलती है, इजी सौम्य होती है, सुशीलता होती है, चंद्रमा बलवान होता है। तांबा समझ ही रहे हो आप, तांबा मंगल प्रधानता दे देता है, सोना है जो लेविसनेस देता है, पर आदमी जो है ना वो खुद का स्वयं का ही सोचता है, और लोहा तो आप सुनते हो दरिद्रता का प्रतीक, तो वो ऐसा वो प्रभाव रहता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिया जाए? ये क्लियर हो गया आपके? हेलो सर पाया कौन से लगन से देखेंगे, चंद्र लगन से या लगन से जो फर्स्ट हाउस में ये है? नक्षत्र अभी लगन पे तो गए नहीं, अब अच्छा। राशि पाया नहीं बात कर रहे, अभी तो चंद्रमा अच्छा। सिर्फ नक्षत्र की बात कर रहे हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में उससे पाया निर्धारित होगा।
ठीक है। आपका कौन सा लग्न है और वो राशि कौन सी है? मीन। राशि राशि चंद्र चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? वृष वृष नक्षरा का। राशि का मतलब चंद्रमा जहाँ बैठे हैं ना उसी से गिना जाता है ओके। वृष राशि। और वृष राशि में कौन से नक्षत्र में है? नक्षरा। मृगशिरा। अब मृगशिरा जो है वो है आपके जो सॉफ्टवेयर में आप पढ़ोगे तो आपको स्वर्ण पाया दिखाएगा, ठीक है है ना, सर। सर्पयोनी होता है। और दूसरा नक्षत्र जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो इसको लोहे का पाया दिखाएगा। ठीक है जो सर। अपना वाला सॉफ्टवेयर है ना वो आपको जो पारासर लाइट है वो आपको स्वर्ण पाया दिखाएगा, ठीक है सर। ठीक है ना, ऐसे। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? इनमें कोई बहुत ज्यादा याद करने की चीजें हैं, इसलिए मैंने आपको बेस भी समझा दिया, है ना। और बाकी पाए इनमें तो आपको सिर्फ याद ही करना है। और पाए का प्रभाव क्या होता है वो मैंने आपको बताया। जो हम मूर्ति विचार जब करेंगे तब ये पाए उस समय बहुत काम आते हैं। जब गोचर की बात करेंगे ना तो मूर्ति विचार पे बात करेंगे तब बहुत काम आएंगे। तब इनका निर्धारण थोड़ा अलग तरीके से होता है, फिर राशि पाया दिया जाता है। जो ये पूछ रहे हैं राशि पाया जो है, अगर आपकी लगन से चंद्रमा 1, 6, 11 में है तो वह स्वर्ण पाया। 2, 6 1, 6, 11 में है तो, और 2, 5, 9 में है तो चांदी का पाया। 3, 7, 10 है तो स्वर्ण, वो सॉरी इसका तांबे का पाया। और 4, 8, 12 है तो लोहे का पाया होता है। वो है राशि से। लगन से चंद्रमा कहाँ है? अब जैसे आपके वर्ष में है तो आपके तीसरा हुआ ना लगन से। यस सर। तो 3, 3, 7, 10 का मतलब हो गया आपके तांबे के पाया है, ठीक है ना। यस सर। ऐसे ऐसे देखा जाता है। तो अभी इसमें मैंने आपको बता दिया, मैंने एक बार आज का नोट बना सर लिए थे। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। विधि एक तो नक्षत्र आधारित है और एक चंद्रमा आधारित है। हाँ तो सर कि नक्षत्र ज्यादा सूक्ष्म है तो क्या उसको हाँ, प्राथमिकता देते हैं, दोनों का ही समावेश करना पड़ता है? दोनों। भाई इससे एक चीज पता चलती है कि जैसे 3 अभी मैंने बताया 1, 6, 11 स्वर्ण पाया, तो चंद्रमा 1, 6, 11 में बहुत अच्छा नहीं होता है। चंद्रमा, पहला चंद्रमा भी अच्छा नहीं होता है, छठा चंद्रमा भी अच्छा नहीं होता है, और 11वां चंद्रमा भी। ये पाप स्थान है। चंद्रमा बेहद शुभ है, हालांकि उनके पापत्व को कम करता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। उच्च स्थानों पे फिर भी ठीक मानते हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता है। पर 2, 5, 9, 2, 5, 9 में हो तो बहुत अच्छा है। उसका मुकाबला द्वितीय भाव में उसकी उच्च राशि आती है तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। पंचम और नौवां दोनों मित्र हैं। और 3, 7, 11, 3, 7, 10 वहां पे भी चंद्रमा अच्छा माना गया है। और सबसे खराब चंद्रमा 4, 8, 12 में रहता है, कारको भावना से। चौथा भाव, 8वां और 12वां आप जानते ही, ठीक है ना। हेलो। सर ये तो इन पे अपन आगे, दोनों हाँ पद्धति सर इस नक्षत्र में मान लीजिए चांदी का पाया आ गया और चंद्रमा में लोहे का पाया आ गया, तो फिर उसको कैसे समझे सर? वही, किसको यही तो महत्व तक? ज्योतिष है। मैं तो किसी को दोनों, भाई मैंने बताया आपको, शुभ करता पाप करता बनाने के लिए 24 बिंदु है। नट सेल में रिजल्ट निकालना आप, यही तो ज्योतिष की जरूरत है। छोड़ किसी को नहीं सकते। तो वो लोहे का पाया आ गया, उसने उसकी शुभता को कम कर दिया। अब कितना कम किया ये आपको अपने विवेक से लगाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना आप? वो आपको विवेक से लगाना पड़ेगा, इसीलिए ज्योतिषी की जरूरत है। ये तो अपन ने 3, 6, जो 11 का मतलब है चंद्रमा 3, 6, 11वें भाव में हो। लगन से, हाँ लगन हाँ से, लगन 3, 6, 11 हाँ जो बस हर लगन दो से घंटे गिन में लो। चेंज। लगन से गिन लो, जो भी लगन है उससे गिन लो आप सीधा। जी सर, मतलब हर 2 घंटे में सभी के पाए चेंज हो गए जिनका भी जन्म हो रहा है। वो तो होगा, लगन चेंज होगा तो अवश्य होगा। जी सर। और जो विस्तृत रूप से समझाने वाली बात है, विषोन्तरी रक्षक अधिष्ठात्री तो अलग से बताने पड़ेंगे। नक्षत्र आकृति, नक्षत्र की प्रकृति, अधोमुखी वगैरह हो गए, कफ उत्पात हो गए, नाड़ी बताई दी मैंने, रंग अलग से बताऊंगा,
पर्टिकुलर पेड़, योनि, पाया बता दिया, गणांत बता दिए, तत्व बता दिए, लिंग बता देता हूँ। लिंग, ग्रहों, इन नक्षत्रों के लिंग भी दिए गए हैं, है ना। लिंग कि भाई जो मृगशिरा नक्षत्र है ना, वह नपुंसक नक्षत्र कहा गया। क्या कहा गया? नपुंसक। कौन सा? मृगशिरा। जो पुरुष कहे गए हैं वह है अश्विनी पहला, पुष्य, पुनर्वसु, हस्त, है ना, और क्या नाम से, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद। ये पुरुष नक्षत्र है, ये पुरुष नक्षत्र कहे गए, बाकी सब स्त्री नक्षत्र है। मृगशिरा नपुंसक नक्षत्र है, अश्वनी, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा और उत्तरा भाद्रपद ये पुरुष नक्षत्र है, बाकी सब स्त्री नक्षत्र है। ठीक है ना, इनको लिख लेना आप। लिख लेंगे सब, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप। यस सर। ठीक है, अब बाकी चीजें जो बची उसमें एक गण और है, गण और है। देखो मैं आपको जो गण है, यानी देव, नर और राक्षस, देवता गण, मनुष्य गण और राक्षस गण, ये करते हैं ना अपन, देखते हैं ना गण मिलान, अस्कुट मिलान में भी देखते हैं। तो मैं आपको मनुष्य गण एक साथ एक बार लिखता हूँ, ये सबसे आसान तरीका जो मैंने अपना रखा है। जितने भी उत्तरा, पूर्वा, भरणी, रोहिणी, इणी और आद्रा, ये पुरुष वो मनुष्य गण है। देखो कितना आसान है। पूर्वा, उत्तरा, भरणी, रोहिणी, इणी, इणी, भरणी, रोहिणी, आद्रा, ये मनुष्य गण है। कितना आसान है, दिक्कत आएगी कोई याद करने में? हेलो नहीं सर। हेलो, कोई दिक्कत आएगी? पूर्वा, उत्तरा, जितने भी पूर्वा उत्तरा लग रखा वो भरणी, रोहिणी, इणी, इणी, आद्रा। अब देवगण की बात करते हैं। अब आपको नाम से ही देवता पता चल जाएंगे। अश्विनी क्या होना चाहिए? आप लोग बोलो बोलो, खटाखट खटाखट खोल लो भलाई, अनम्यूट होके बोलो। अश्विनी क्या होना चाहिए? देवगण। भरणी आई गया। कृतिका क्या होना चाहिए? भाई कृतिका राक्षस होगा, आप खुद ही समझो। कृतिका के बाद रोहिणी, रोहिणी क्या होगा? ये आई गया। मृगशिरा, आद्रा आई गया। आद्रा के बाद पुनर्वसु, मैं नंबर लिख देता हूँ, है ना। पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, है ना। मघा, पूर्वा दोनों, पूर्व और उत्तरा वहां चले गए। उसके बाद कौन सा है? हस्त, हस्त 13वां, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल,
पूर्वा उत्तरा दोनों उसमें चले गए। उसके बाद श्रवण 22वां, धनिष्ठा 23वां, सतविसा 24वां, फिर पूर्वा उत्तरा उसमें चले गए, रेवती 27वां। बताओ कोई दिक्कत आएगी? किसी के उसमें बहुत दिक्कत आ रही है, बोल रहे हैं। हेलो, कोई दिक्कत आएगी तुम्हें? देखो कितना आसान है। मनुष्य पूर्वा उत्तरा बढ़नी रोहिणी आद्रा लिख लिया आपने, फिर आप बोलो अश्वनी, आप नाम से समझ जाओगे। अश्वनी आ गया, ये देव नक्षत्र। मृगशिरा देव नक्षत्र, पुनर्वसु देव नक्षत्र, पुष्य देव नक्षत्र, चित्रा सॉरी एकदम से हस्त देव नक्षत्र, 14वां चित्रा देव नक्षत्र, स्वाति देव नक्षत्र है, राहु का देव नक्षत्र है। इसमें जरूर आप गलती कर लोगे, ये ध्यान रखना। स्वाति राहु का देव नक्षत्र है। दिस इज अल्टीमेट वन, अल्टीमेट रिजल्ट देता है स्वाति नक्षत्र। सबसे एकमात्र ऐसा नक्षत्र है जिसके बारे में आपने खूब कहानियां सुनी है। इसके अंदर बरसात की गिरी हुई बूंद अलग अलग जगह गिर के अलग अलग रूप लेती है। आपने बताया कहीं मोती बनती है तो कहीं विष बनती है तो कहीं जो पक्षी है उसकी प्यास बुझ जाती है। तो इसका विशेष वो है। फिर 16वां विशाखा, मैंने गलती किया, विशाखा राक्षस नक्षत्र, 16 नहीं है ये 17वां अनुराधा, अनुराधा देव नक्षत्र, 22वां श्रवण, 27वां रेवती, 16वां नक्षत्र जो है विशाखा वो राक्षस है। राइट, ये अनुराधा है भैया, है ना, ध्यान रखना। ये अनुराधा 17वां, ये देव नक्षत्र है। विशाखा जो है वो राक्षस नक्षत्र है। तो आप इनको लिखोगे तो आपको आराम से याद हो जाएंगे, कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पड़ेगी बताइए आप? अब इसका फेयर वर्क करके मेरे आप सब डालेंगे। देखिए किसी के कुछ होगी तो अपन उसको सही करेंगे। क्या सब लोग कर लेंगे इस काम को? हेलो, हाँ जी कपिल जी, हेलो। हेलो जी सर। हाँ कर लेंगे, बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे सर, अभी याद होगा सर। ये इससे सरल तरीके तो कोई नहीं बता सकता, मेरे को लगता नहीं कोई बता पाएगा। आपको कोई किताब में मिल जाए तो भी संभव नहीं है मेरे हिसाब से, किताब में भी नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। आप इससे सरल तरीका जो मैंने आपको बताया, इससे सरल नहीं मिल सकता, संभव ही नहीं है। आपको क्या ये सबसे आसानी नहीं रहेगी याद करने में? हेलो, हेलो, हाँ जी सुधीर जी। सर याद करने वाला हो गया सारा बहुत सारा। हाँ हालांकि आपने बट काफी ये इसको ये सॉल्व मैं, कर दिया, लेकिन हाँ बहुत मैंने सारे बहुत इजी। हाँ आप इसको बनाओगे ना, 2-4 बार लिखोगे ना, आपको याद हो जाएंगे। ये जो किताब से पढ़ेगा उसको, जहाँ इसको महीनों लगेंगे याद करने में, आपको मेरे को लगता है 2-1 दिन बहुत है। 2-1 दिन में याद हो जाएगा, 2-1 दिन में आपको याद हो जाएगा। ये पूरा पका पक्कू के तैयार करके तैयार किया हुआ माल है। बाकी अब चीजें हैं जैसे योनि है, जैसे इनके जो ब्रह्मांड में चित्र बनते हैं, इनके अधिष्ठात्री देवता है, इनके पेड़ है, वो अब मैं इंडिविजुअली एक एक के लेते जाऊंगा और उनके संपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे उसमें समाहित होते हैं वह मैं आपको बताता जाऊंगा। नहीं तो 27 दिन तो अपन को नक्षत्रों में लग जाएंगे। आपको ये सब अब जैसे आगे नक्षत्र पर वो होगा ना, फिर याद होते हैं धीरे धीरे खुद ही, जैसे पहले प्लैनेट्स में भी याद नहीं होता। हाँ तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ वो तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्वाति में किसी का